नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। इनटोबर की यात्रा चल रही है। आज 14वां दिन है, डे 14, अक्टूबर डे 14। तो आज का प्रॉम्प्ट है ट्रंक। दो मायने होते हैं ट्रंक के। एक तो होता है सूंड, या जो हाथी का जो सूंड होता है, तो सीधे सीधे गजानन गणेश जी की छवि दिमाग में आती है। लेकिन दूसरा अर्थ होता है लकड़ी का जो तना होता है, उसको भी ट्रंक बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पे काम करते हैं। और ये जैसे चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन होते हैं ना, एकदम बिल्कुल वैसे ही लाइन आर्ट बनाने का मन है। माइक्रोन के जो फाइन लाइनर आजकल चलते हैं, तो माइक्रोन का 1 और 3, ये 2 पेन मैं यूज़ करूँगा। और स्टोरी टेलिंग रहेगी, जैसा कि मेरे वीडियो में होता है। और चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत सारे बच्चों की ज़रूरत है जो इस फील्ड में आए, तो उनको इस तरह से, जैसा मैं बनाने जा रहा हूँ, उस तरह की ड्राइंग एबिलिटी उनके पास होनी चाहिए। और देखते हैं, मतलब मेरे वीडियो से अगर किसी को थोड़ा सा भी गाइडलाइन मिलती है करियर के लिए, तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट जो है वो ड्राइंग बनाते समय बताता हूँ। चलिए। तो एक कंपोजिशन बना रहा हूँ जिसमें सब्जेक्ट भी बता दे रहा हूँ। तो हनुमान जी हैं, बजरंगबली हैं, और वो एक ट्री ट्रंक, एक लकड़ी का लट्ठा है या लकड़ी का तना है, बड़ा सा मोटा सा। और वो जो है वो मेघनाथ के ऊपर फेंक रहे हैं। तो ये एक कंपोजिशन है। तो जब हम लोग चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन पे काम करते हैं, तो साइज हमको दिमाग में रखना पड़ता है कि साइज फॉर्मेट क्या है और कितना बड़ा छपेगा। तो वो एक रेशियो होता है। तो ये मैंने एकदम डायनेमिक जेस्चर बनाया, जिसमें ये पेड़ का तना उछल के और मेघनाथ को लगाए। तो ये बजरंगबली हैं। तो प्रोसेस वही है, मतलब इस बार मैं थोड़ा सा पेंसिल से ड्रॉ करूँगा, और उसके बाद इसको फाइन लाइनर, जिसको आप लोग बोलते हैं माइक्रोन, जस्ट पेन से काम करेंगे। इसके अंदर कोई ब्रश यूज़ नहीं करेंगे और कोई इंक वॉश नहीं करेंगे। तो डिजिटल जब पेंट करते हैं ना, उसके लिए इस तरह का इलस्ट्रेशन मिलता है तो बड़ा आनंद आता है। जो लोग डिजिटल पेंटर हैं उनको बहुत कुछ स्कोप रहता है। अगर मैं उसमें काला वाला भर दूंगा तो पेंटिंग के लिए उतना स्कोप रह नहीं जाता। तो चलिए, साथ में एक छोटी सी एक घटना है। ये रामायण में इसका जिक्र है। तो ये वाल्मीकि रामायण से मैंने थोड़ा अध्ययन किया, और काफ़ी संस्कृत श्लोक वगैरह भी थे। तो वो मैंने सोचा कि अभी नहीं करते हैं। छोटी सी कहानी, इसको मैंने संक्षेप में, जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए कि ये कथा जो है इलस्ट्रेशन के लिए। तो इनटोबर में ये डे 14 का प्रॉम्प्ट मिला ट्रंक। तो मैंने सोचा ट्री ट्रंक को फोकस करते हैं। तो ये रामायण के सुंदरकांड में एक प्रसंग आता है जहाँ पे एक अद्भुत सा युद्ध हुआ, जब पहली बार भगवान हनुमान जी और मेघनाथ, जिसको हम इंद्रजीत भी बोलते हैं, ये दोनों आमने सामने हुए। तो ये प्रसंग है रामायण में। तो हनुमान जी को श्री राम ने माता सीता की खोज के लिए लंका भेजा था। लंका पहुंच के उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता से भेंट की, और उनको सारी बातें बताई कि उनकी निशानी उनको दी, अंगूठी। और जब माता सीता का संदेश लेके और लौटने से पहले हनुमान जी ने लंका में भयानक विनाश किया। उन्होंने असुरों की सेना का संहार कर दिया। बहुत सारे असुर थे। अशोक वाटिका से निकल के उन्होंने पहले तो अशोक वाटिका ही उजाड़ दिया उन्होंने।
तो ये समाचार रावण तक पहुंचा, तो उसने पहले अपने सेनापति जम्बूमाली को भेजा, जिसे हनुमान जी ने तुरंत मार गिराया। और फिर रावण ने अपना पुत्र था अक्षय कुमार, उसको भेजा हनुमान जी से को पकड़ने के लिए। या जब अक्षय कुमार को भी हनुमान जी ने मार डाला। तो ये जो इंद्रजीत है, मैं इसको बाहुबली बनाने के लिए एक दो चित्र मैंने देखे और एक दो स्कल्पचर भी देखे, जो इसमें मैं लगाया नहीं हूँ, मतलब आप भी थोड़ा सा देखिए इधर उधर। तो उसमें मैंने देखा कि इसके 4 हाथ हैं और 4 नहीं, उससे ज़्यादा ही थे, मतलब एक तरफ 4 एक तरफ 4 ऐसा था। तो इसको बाहुबली दिखाने के लिए हमने ये चीज़ किया। और ये राक्षस प्रजाति के हैं, तो मैंने इनको एक सींग दे दिया और थोड़ी फैंटेसी रखी है इंद्रजीत में। तब जब अक्षय कुमार भी मारे गए, तब रावण ने अपना जो सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाथ को बोला कि तुम जाओ और देखो वहां क्या चल रहा है। तो मेघनाथ और हनुमान जी में युद्ध प्रारंभ हुआ। और मेघनाथ जब हनुमान जी के ऊपर अपने अस्त्रों से वार कर रहा था, तो हनुमान जी जैसे खेलते हैं ना, वैसे खेल खेल के बच रहे थे। और बीच बीच में जो भी चीज़ उनको मिलता था उसको लेके और इसको मारते थे। तो ये ट्री ट्रंक वाला दृश्य जो है वो मेरे दिमाग में आया था कि ट्री ट्रंक से घुमा के इनको फटाक से एक मारा हनुमान जी ने। तो ये छवि मैं बना रहा हूँ। तो हनुमान जी जब वो अस्त्रों से इनके ऊपर हनुमान जी पे अटैक कर रहा था, तो हर वार को वो निष्फल कर दे रहे थे हनुमान जी। और हनुमान जी अपना शरीर के आकार को बदलने के में माहिर भी थे। तो देखिए ये पेंसिल से हो गया। अब मैं माइक्रोन के 1 और 3, तो जो बहुत डिटेल वाले, जो माइक्रो वाले जो लाइन है, वो मैं 1 नंबर से कर रहा हूँ और कहीं कहीं पे मैं 3 नंबर पे से काम करूँगा। तो ये थोड़ा क्रोधित वाला एक्सप्रेशन है हनुमान जी का, और थोड़े गुस्से में है, थोड़ा आक्रोशित है हनुमान जी। और तो हनुमान जी अपना साइज जो है ना, वो थोड़ा कभी बड़ा कर लेते थे, कभी छोटा कर लेते थे, और एकदम माहिर थे इस काम में। और इस वजह से जो मेघनाथ के जो बाण वगैरह आते थे उससे वो बच जाते थे। और मार नहीं रहे थे, मतलब हनुमान जी चाहते तो 1 ही सेकेंड में सब खेल खत्म कर देते इंद्रजीत का, लेकिन वो एक तरह से अपना डिफेंसिव खेल रहे थे, थोड़ी अपनी रक्षा कर रहे थे। तो मेघनाथ को समझ में आ गया कि ये हनुमान जी जो हैं, ये वानर जो है, इसको अस्त्रों से, जो भी नॉर्मल अस्त्र होते हैं, उससे हराया नहीं जा सकता है और ना इनको बांधा जा सकता है। तब उसने सोचा कि अब मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही उचित। उसने सोचा कि अब हमको ब्रह्मास्त्र यूज करना चाहिए। तो हनुमान जी का जो ये मुकुट है ना, तो बहुत तरह के क्राउन होते हैं। मैंने एक क्राउन पे भी बनाया था, अर्जुन को बनाया था। तो वो जो क्राउन था वो इंडियन क्राउन है। ये जो मैं मुकुट बना रहा हूँ, ये एकदम बिल्कुल जितना हमारे मंदिरों में, या जो हम आज तक मैंने जितने भी कैलेंड्रिकल आर्ट देखे हैं, उसमें ये जो हमारे देश का जो पहचान है मुकुट का, ये वो वाला मुकुट है। मैं कैलेंडर वगैरह आर्ट भी देखता था, और कुछ पेंटिंग मैंने देखी बहुत ही अद्भुत, इस्कॉन टेम्पल से मिलने वाली किताबों के अंदर, एकदम रियलिस्टिक। और मैंने गीता प्रेस का जो भी आर्ट वर्क है वो भी देखा है। तो ये मुकुट हमको हमारे देश की पहचान टाइप का मेरे को ऐसा लगता है। जब भी हम राजा बनाते हैं, देवी देवता बनाते हैं, तो ये वाला मुकुट पहनाते हैं। और ऐसे ही मुकुट जो है हनुमान जी का ही लखनऊ में एक अलीगंज
नहीं, यूनिवर्सिटी के सामने हनुमान जी का एक बहुत ही अद्भुत सा मंदिर है। वहाँ भी हनुमान जी ने यही वाला मुकुट पहना है, खूब बड़ा सा एकदम क्राउन जिसको हम बोलते हैं। बाल बनाने में बहुत मजा आता है भाई। तो ये जो एक्शन जेस्चर है ना, उसके कारण जैसे ही उन्होंने फेंका तो ये जो डायनामिक पोजेज होते हैं उसको मैंने खुद भी रिएक्ट करके, कि मतलब मैंने कोई चीज़ फेंकी तो मेरा कौन सा हाथ किधर जाएगा, सीना किधर जाएगा, तो ये इसी को बोलते हैं ना अच्छी एनाटॉमी। तो मेघनाथ ने सोचा कि इनको हम ब्रह्मास्त्र से मारते हैं या पकड़ते हैं। तो ब्रह्मास्त्र एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जो संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति रखता था, परंतु हनुमान जी पे इसका प्रभाव केवल बांधने तक ही सीमित रहा और ब्रह्मास्त्र इनको मार नहीं सकता था। लेकिन हनुमान जी गिर गए और तब उन्हें ब्रह्मा जी का वो वरदान याद आया कि वे किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारे नहीं जा सकते, और उन्होंने समझ लिया कि ये ब्रह्मा जी का अस्त्र है और उन्होंने उसका सम्मान करते हुए स्वयं को मुक्त कराने का प्रयास भी नहीं किया। उन्होंने सोचा होगा कि अगर ये हमको बांध लेंगे तो जो बिगेस्ट एनिमी है रावण, मैं उसको देख पाऊंगा या उससे बात करूंगा, उससे संवाद होगा हमारा। तो ये हनुमान जी ने अब जानबूझ के कि पकड़ लो मेरे को, तो इन्होंने उससे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। तो राक्षसों ने, जो मेघनाथ के साथ जितने भी थे, उन्होंने इनको पेड़ उखाड़ उखाड़ के जो उत्पात मचाया था हनुमान जी ने, वहाँ से ये पेड़ की छाल लेके या रस्सियों से हनुमान जी को बांधने की कोशिश की ये लोग। लेकिन जैसे ये लोग ऐसे रस्सियों से बांधे, पेड़ की छालों से बांधे, तो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव समाप्त हो गया। क्योंकि एक बार कोई अस्त्र बांध ले तो उसके बाद किसी और बंधन का असर नहीं होता, इसलिए हनुमान जी फिर से स्वतंत्र हो गए। पर उन्होंने ये प्रकट नहीं किया कि ये मैं जो है खुला हुआ हूँ, मतलब चाहते तो और उत्पात मचाते हनुमान जी। तो ये ज्वेलरी बनाने में बहुत आनंद आता है भाई। तो मैंने इनको अंगूठियां भी पहनाई है हनुमान जी को। तो इस प्रकार हनुमान जी जानबूझ के बंधे रहे ताकि वे रावण से मिल सकें और श्री राम का संदेश उसे दे सकें। बाद में रावण के दरबार में उन्होंने जाके कहा कि ये जो तुम्हारे अस्त्र हैं, या कोई भी देवता और असुर मुझे नहीं बांध सकते, क्योंकि ये वरदान मुझे स्वयं ब्रह्मा जी से प्राप्त है। तो ये जो प्रसंग है जो रामायण में दिखाता है कि हनुमान जी ने अपने सामर्थ्य का प्रयोग केवल धर्म के लिए किया, अभिमान के लिए नहीं किया। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। और मेघनाथ की शक्ति चाहे जितनी रही हो, वो हनुमान जी की भक्ति, बुद्धि और ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ वरदान के आगे कुछ भी नहीं था। यही कारण है कि जब हनुमान जी ने लंका जलाई तब मेघनाथ भी उसे नहीं रोक पाया। हनुमान जी को जब ये लोग पकड़ के ले गए और रावण के सामने पेश किया गया, तो एक लंबा सा संवाद हुआ था। किसी और वीडियो में बनाएंगे हनुमान जी का। और उसके बाद उन लोगों ने इनके पूंछ में आग लगा दी और इन्होंने लंका जला डाली। तो जो स्कल्पचर्स हैं पुराने, जो मैं देखता हूँ जब रिसर्च करता हूँ, तो वहाँ पे जो कपड़ा पहनने का तरीका है और जितनी ज्वेलरी हैं जो हमारे कस्टम में रही होंगी तब से लेके आज तक, मैं कोशिश करता हूँ कि वो जितना ऑथेंटिक बना सकूँ। और एक इलस्ट्रेशन है ये, जैसे किताबों के अंदर हम लोग चित्र देखते हैं ना, चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशंस, और तो एक प्रोसेस होता है
पहले तो जो आर्टिस्ट होता है उसको सबसे पहले एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि ये स्क्रिप्ट है और इतने इलस्ट्रेशन बनने हैं। तो अगर कोई इलस्ट्रेशन 2 पेजों पे जा रही है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। और फिर आर्टिस्ट को ये भी ध्यान रखना होता है कि टेक्स्ट कितना लंबा है या कितना जाएगा, और थोड़ा बहुत मतलब जितने भी इलस्ट्रेटर हैं दे शुड बी अ गुड लेआउट आर्टिस्ट ऑल्सो। उनको ये समझ में आना चाहिए कि लेआउट जो है टेक्स्ट कितना लगेगा, ये हमेशा समझ में आना चाहिए। तो अभी मैं मिलता रहता हूँ, बहुत सारे इलस्ट्रेटर्स हैं, दे आर डूइंग समथिंग, दे आर मूविंग फ्रॉम इलस्ट्रेशन, मैनुअल इलस्ट्रेशन टू AI इलस्ट्रेशंस। तो अच्छा है, कुछ नया एक्सप्लोर करिए, और बहुत सामर्थ्य है उसके अंदर भी। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये दोनों का बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखिए ना, मैं डिजिटल और ट्रेडिशनल का दोनों का एक बैलेंस बना के चल रहा हूँ इतने सालों से। जब से कंप्यूटर आया है तब से मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिशनल कितना रखना है, डिजिटल कितना रखना है। अब जैसे ये आर्ट वर्क है, इसको अगर मैं स्कैन कर लूँ, स्कैन करने के बाद ये डिजिटल हो गया, और चाहूँ तो इसी के ऊपर मैं वाटर कलर वगैरह कर दूँ, लेकिन वो मास प्रोडक्शन में जाएगा नहीं ना। तो एक आर्ट वर्क होगा, उसको आपने वाटर कलर कर दिया। डिजिटल में ये है कि कोई भी कर सकता है, मतलब बहुत सारे डिजिटल पेंटर्स हैं, आप उनको दे दीजिए वो कर देंगे। आप भी करिए, मतलब मैं तो करता ही रहता हूँ। तो सबसे आवश्यक चीज़ है जब आप इलस्ट्रेशन वगैरह करते हैं तो एनाटॉमी की, ह्यूमन एनाटॉमी की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसीलिए मेरी क्लासेज हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, उनकी एनाटॉमी वाली चीज़ें थोड़ी अच्छी हो जाती हैं, और वो जो सोचते हैं वो आराम से बना पाते हैं। उसके लिए कोई उनको रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं। तो यही पढ़ाई होती है हमारी। पढ़ाई के बाद बच्चे जो हैं वो सक्षम हो जाते हैं और दे कैन ड्रॉ। तो मेरी बैचेज चलती रहते हैं। आप लोग जो हमारा नंबर है ना, उस पर संपर्क करके और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब आप ले लिया करिए, और बताया करिए कि मतलब मेरा इंकटोबर कैसा जा रहा है। तो बजरंगबली की इंकिंग मैंने कर दी। अब जो है ये मेघनाथ की इंकिंग कर रहा हूँ, और एक्सप्रेशंस बहुत सारे होते हैं। मतलब कॉमिक बनाने में ये फ़ायदा रहा हमको इतने सालों से कि फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और डायनेमिक पोजेज, ये सब चीज़ें मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। और थोड़ा फैंटेसी रहता है स्टोरी टेलिंग में, तो बहुत आनंद आता है। और इसमें काफ़ी कुछ हैचिंग से या क्रॉस हैचिंग से ये सब चीज़ें करने का मन है। जो पीछे जो पेड़ देख रहे हैं आप, तो ये जो सींग है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा 3D टाइप का कुछ बनाने की कोशिश की है। ये 3D मतलब उसकी जो गोलाई है, तो ये कंटोर लाइन है। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये कंटोर लाइन है। इससे उसका शेप पता चलता है कि ऊपर से नीचे कहाँ से आ रहा है। अब मुकुट जो है ये थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इसको और थोड़ा सा अच्छे से बना लूँ, रीड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा मुकुट। ये कान हो गए इनके और एक मूंछ बना देता हूँ तगड़ा सा। और ये भी इनको चोट लगी है। हनुमान जी जो है मुझसे में लकड़ी फेंक के मारे ट्रंक, और ये इनको चोट लगी है रामायण का हमारा एक जनरेशन है इंडिया में जिन्होंने हमारा जब टीवी स्टार्ट हुआ था तब हम लोगों ने रामायण सीरियल देखा टीवी पे, महाभारत सीरियल देखा, भारत एक खोज देखा, चाणक्य भी देखा। तो वो एक जनरेशन है पूरे इंडिया में जिन्होंने वो रामायण के शो देखे थे जब वो पहली बार टेलीकास्ट हो रहे थे। और ऐसी छवि बनी है वो दिमाग में हमारे जनरेशन में। अभी का जो जनरेशन है उन्होंने तो देखा नहीं है, तो
उनको पता ही नहीं है कि कैसी फीलिंग होती है जब आप रामायण का कोई भी एपिसोड देखते थे। हालांकि कोविड के टाइम पे दोबारा आई थी, और लेकिन वो जो पहली बार हम लोग देखा करते थे वो एकदम नॉस्टैल्जिक है। मतलब आप किसी से भी पूछ लें, नॉस्टैल्जिया है वो। और कई लोगों के घर पे टीवी नहीं हुआ करते थे, तो वो जाके किसी और के घर पे जाके देखा करते थे। तो वो एक जनरेशन है पूरे हिंदुस्तान में, मतलब पूरा इंडिया बैठ के रामायण देखा करता। और मैं कॉलेज में, मतलब यूनिवर्सिटी में उस समय पढ़ रहा था, और फिर महाभारत आता था। मैं तो महाभारत में मुकेश खन्ना मेरे पसंदीदा किरदार थे, जिन्होंने भीष्म का रोल निभाया था, और जवान भी थे। फिर धीरे धीरे उनकी सफ़ेद ड्रेस, तो और वही शक्तिमान भी थे। भीष्म पितामह के रोल में जो काम मुकेश खन्ना ने किया अद्भुत था। और जितने भी महाभारत के जितने भी किरदार थे, जिन लोगों ने एक्ट किया उसके अंदर, चाहे वो कर्ण का रोल हो, चाहे भीम का रोल हो, और अद्भुत था भाई। कोई होगा, मतलब कोई ना कोई एक बढ़िया सा एनिमेशन डायरेक्टर होगा, या रियलिस्टिक मूवी बनेगी किसी दिन महाभारत के ऊपर या रामायण के ऊपर। एक तो रामायण पे बन रही है, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी दैट। उसमें नई टेक्नोलॉजी आएगी, जो विजुअल इफेक्ट और ये सब मैट पेंटिंग वगैरह है। तो उसका ट्रेलर भी मैंने देखा। तो रामायण की कथा तो जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ नया मिलता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं ठीक ठाक ड्राइंग भी बना लेता हूँ, तो जो दृश्य मैं देखता हूँ या पढ़ता हूँ उसको मेरे को बना के, और बनाने के बाद वो कैसा लगता है वो मैं देखना अच्छा पसंद करता हूँ। तो ये वाला जो युद्ध था, हालांकि इसमें बहुत सारे हम राक्षस बना सकते थे, लेकिन तो मेघनाद जो है एक रथ पे चला करता था, और उसके साथ एक सारथी हुआ करता था। और मैंने देखा है, मतलब टीवी में भी, तो ये मैंने सिंबॉलिक ही बनाया है कि बजरंगबली ने ट्रंक उठा के, पेड़ उठा के अशोक वाटिका का। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट मिड वे पहुँच गए हैं, और एक यात्रा है। हालांकि जब मैं 30 दिन जब पूरे होंगे, 31वें दिन, ये पूरी जर्नी जो है इनटोबर की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितना दिक्कत हुआ और कितना मज़ा आया, क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या अच्छा बना। और एक अच्छा सा उस दिन को अवार्ड बोलते हैं, 31वें दिन को। देखें, अभी तो हम मिडवे पहुंचे। अभी मेरी एक क्लास शुरू हो गई है, और मंडे से एक मेरी क्लास शुरू हुई है 5 बजे से 7 बजे तक, और एक ऑलरेडी चल रही है जो कि 8 बजे से 10 बजे तक। तो एक तो पूरा टाइट शेड्यूल हो जाता है, और मेरे को वीडियो बनाने में और ड्राइंग करने में भी टाइम लगता है। और मुश्किल से 2-3 घंटे होते हैं, उसी में बनाइए, उसी में आप रिकॉर्ड करिए, उसी में आप एडिट करिए। और तो ये मुश्किल काम था, लेकिन चैलेंज था, देखते हैं कैसा होता है। आप सभी लोग शेयर वेयर करते रहिएगा भाई। सब्सक्राइब किसी ने किया नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत पुराने लोग हैं, और बहुत अच्छे से उनका YouTube चैनल है, और वो ग्रो कर रहे हैं, उनके 1-1 लाख सब्सक्राइबर हैं। हम 10,000 तक तो पहुँच ही गए। छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, टाइम लगता है। एक दिन मैं भी पहुँचूंगा, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो। तो ये एक वेपन मैंने इसको एक हाथ में पकड़ाया। मैं ब्रह्मास्त्र नहीं बनाना चाह रहा हूँ अभी, मतलब एक अलग से कोई इस तरह की चीज़ बनाऊंगा। एक छवि है मेरे दिमाग में ब्रह्मास्त्र की। जब मैं कंसेप्ट आर्ट की क्लासेस लेता था सिंगापुर में भी और यहाँ भी, तो मैंने जितने भी शस्त्र हैं रामायण में या महाभारत में, उसको इस्तेमाल करने का तरीका कुछ तो इस तरह से लिखे थे कि वो मंत्रोच्चारण से चलते हैं, और उनको आह्वान किया जाता है। मैं पढ़ रहा था ब्रह्मास्त्र की जो विद्या है उसके लिए एक श्लोक टाइप का कुछ पढ़ा जाता है, तब वो वेपन जो है वो काम करता है। और
शायद कर्ण के पास भी ये विद्या थी, लेकिन वो भूल गया था कि कैसे ब्रह्मास्त्र का जो श्लोक है, मेरी जानकारी उतनी नहीं है भाई, मतलब मैं कहीं पढ़ा था, अभी मैं कहीं लिख के तो रखा नहीं हूँ, दिमाग में इस तरह से आता है कि उसके पास भी ये विद्या थी लेकिन वो भूल गया था मंत्र, इसलिए वो, करेक्ट मी इफ आई, मतलब अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो वो जो वेपन डिज़ाइन होता है उसमें हम लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं कि क्या क्या हो सकता है और कहाँ कहाँ कितनी किताबों में कितना वर्णन है। एक कोई साउथ इंडिया के कोई ऑथर हैं, उन्होंने अस्त्रों के ऊपर एक किताब लिखी, तो फिजिकल किताब है तो मिलती है नहीं, और पायरेटेड चीज़ें सिंगापुर में चलती नहीं है कि आपने कहीं से PDF डाउनलोड कर लिया, वो संस्कार ही नहीं है वहाँ पे, दे वांट टू बाय। तो कहाँ मिले, कैसे मिले, तो किसी लड़के ने मंगवाई शायद इंडिया के किसी अमेजोन या उस जगह से, उसको मिली वो, फिर बहुत सारा उन लोगों ने रिसर्च किया, डिस्कशन किया, कोई गेम पे काम कर रहे थे जिसमें अस्त्र जो हैं महाभारत काल के अस्त्रों का जिक्र था उसके अंदर, जितने अलग अलग अस्त्र हैं। तो यही है, मतलब एक स्किल है जो कि चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन में या कॉमिक इलस्ट्रेशन में, जब हम ABGC की बात कर रहे हैं तो स्टोरीज की तो कोई कमी नहीं है, मतलब इंडिया में। और अगर मैं अभी बोल दूं इसी YouTube चैनल पे कि आई एम लुकिंग फॉर राइटर्स, तो 10-12 तो हमको कल ही मिल जाएंगे। तो कहानी लेखक और ऑथेंटिक लिखने वाले मिल जाएंगे, मतलब वो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो कहानियों की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में। आर्टिस्टों की ज़रूरत है, इलस्ट्रेटरों की ज़रूरत है जो कि अच्छा आर्ट वर्क कर सकें, और एक अच्छा खासा मार्केट है इंडिया में, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है चिल्ड्रन बुक का। और हर आदमी, जितने भी पब्लिशर वगैरह हैं, वो सब मेरे से बोलते हैं कि दिलीप जी 2 आर्टिस्ट दे दो यार, 4 आर्टिस्ट दे दो। तो अभी मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है, काफ़ी बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो और कहीं ना कहीं से जितने पब्लिशर हैं, आपको भी मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों को मैं जो पढ़ा रहा हूं वो नया नया सीख रहे हैं भाई। अगर आप 10 साल 15 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग ढूंढोगे तो इनको 10-12 साल लग जाएंगे भाई वहाँ तक पहुँचने में। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। आप जितने लोग कॉमिक के पब्लिशर हैं, आप संपर्क करिए हमसे, और इन बच्चों को, जो लोग ग्रेजुएट हुए हैं, उनको सेवा का अवसर दीजिए भाई। तो आर्टिस्ट हैं, और काफ़ी लोग हैं जो हमारे यहाँ पे दे आर वेरी गुड एट राइटिंग ऑल्सो। तो आपको एकदम रेडीमेड कॉमिक आर्टिस्ट मिलेगा जो कहानी भी लिख सकता है और अच्छी ड्राइंग भी बनाता है और पेंटिंग भी जानता है और लेआउट भी जानता है, एवरीथिंग। तो ये सब मैंने सिखा के सब बच्चों को तैयार किया है। तो जो लोग और हैं जो इस तरह के फील्ड में जाना चाह रहे हैं और वो कहीं ना कहीं से पढ़ाई भी कर रहे हैं, और जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और 2 महीने आप पढ़ते हैं हमसे, सिर्फ 2 महीने, 60 डेज, 60 दिन में आपकी काया पलट हो जाती है। ये जो पेड़ हैं, पेड़ में ना बहुत सारे, जितने भी ओल्ड ट्री होते हैं उसमें एक टेक्सचर होता है। तो मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ जब कहीं कहीं चले जाते हैं जंगलों में, पहाड़ों में, तो पेड़ों के टेक्सचर मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि ये पेड़ किस तरह से बनेगा। तो ये एक पुराना वृक्ष है जिसकी उम्र होगी 100-200 साल और जिसे चोट लगे। तो ये कॉमिक में हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं। ये जो ब्लास्ट टाइप का हो रहा है ना, ये धूल के बादल हैं, कुछ पत्ते वत्ते उड़ रहे हैं, और एक फोर्स से हनुमान जी ने फेंका तो ये धूल उड़ी और कुछ पत्तियां इधर से उधर उड़ी, उसी पेड़ में कहीं लगी होंगी। तो एक साउंड इफेक्ट नहीं डाल रहे बस, तो ये भी एक धूल भरी आंधी है। तो ये हमारा जो कॉमिक है, हम लोग एक्शन लाइन बोलते हैं उसको, कि एक्शन लाइन बना दिए। तो ये इल्यूजन है, मतलब कोई लाइन नहीं बना रहे। तो मैंने 8 हाथ दिए मेघनाथ को, जिससे ये थोड़ा और खूंखार लगे, थोड़ा और खतरनाक लगे। और जब हमारे यहाँ रामलीला खत्म होती है तो
दशहरे के दिन हम मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण ये तीनों की प्रतिमा लगाते हैं। प्रतिमा मतलब इन तीनों का हम विनाश देखते हैं और राम जी अपने बाण से, अग्नि बाण से इसके नाभि में मारते हैं और तब जाके हम रावण दहन देखते हैं। और ये हमारे देश में पारंपरिक चीज है दशहरे में हम लोग। तो मेघनाद बड़ा था, वो भी विशालकाय था, रावण भी विशालकाय था। तो मैंने ये कोशिश की है कि ये एक गड्ढा सा हो गया है जहाँ से ये पेड़ को हनुमान जी ने उखाड़ा, और अगर मैं इसमें मोटे ब्रश को यूज़ करूँ या थोड़ा सा इंक वॉश कर दूँ तो ये और सुंदर लगेगा। लेकिन मैं जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूँ कि फाइन लाइनर से कितना अच्छा आप काम निकाल सकते हैं। अच्छा है या बुरा है वो तो आप बताएंगे, मतलब मैं तो करता रहता हूँ। हालांकि मैं क्रोकिलने वाला व्यक्ति हूँ, उससे मेरे को साथ में थिक एंड थिन मिलता जाता है और इसमें टाइम लगता है। हालांकि मुझे नहीं लगता, मतलब मैं बैठ जाता हूँ और बातचीत करता रहता हूँ लोगों से और क्लास की तैयारी करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में और ये बनता रहता है मशीन की तरह। और एक और है गड़बड़ की, मैं बहुत रेयरली इरेजर वगैरह इस्तेमाल करता हूँ कि मिटा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ, मिटाता जा रहा हूँ, मिटाता जा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ। ये वाली बीमारी हमारी छूट गई है। तो ये कंटूर लाइन है, ये जो अशोक वाटिका की जो धरती है उसी को मैं बना रहा हूँ। कुछ इधर उधर पेड़ वेड़ बना दे रहा हूँ। तो ये निगेटिव स्पेस होता है कंपोजिशन में। ये एक बड़ा टेक्निक है जिससे ना आपका मेन कैरेक्टर बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब होगा और आप कहीं ना कहीं कुछ बैकग्राउंड बना देंगे। तो निगेटिव स्पेस में, आर्ट वर्क में कहीं ये नहीं कि पेड़, अब देखिए पीछे हनुमान जी के पीछे जो मैंने पेड़ बनाया था वो पेड़ हम उनके पैर के पास अगर बना देते या बीच में बना देते तो हनुमान जी स्पष्ट नहीं दिखते। तो एक उस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो भी एक फ्रेम बोलते हैं हम, उसमें मेन कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो आज इक्टूबर का 14वां दिन है और आज का टॉपिक ट्रंक था। तो मैंने वो सूंड वाला ट्रंक ना बना के मैंने ट्री ट्रंक बनाया और इसको एक कहानी जो कि मेरे दिमाग में या मेरे दिल में बहुत नज़दीक रहती है वाल्मीकि के रामायण से, वो आपके लिए बनाया और मैं आप एक हस्ताक्षर कर दे रहा हूँ। और ये हो गया दिलीप चौबे, ये इक्टूबर 2025 है और ये डे 14 है। तो मिलते हैं कल और एक नए आर्टवर्क के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।